हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हमने कौन से टॉपिक को कवर किया है? कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू किया है, यानी कि पिछले 3 दिनों से हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया है और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दोस्तों पेज नंबर 54 से 56 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए यह वीडियो हमने तैयार किया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने ऐड किए हैं। और यह वीडियो किसके लिए यूजफुल है? तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक का टाइटल क्या है? हमारे अतीत 2। और दोस्तों यह कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का टाइटल है। चौथा यूनिट है मुगल साम्राज्य। चलिए स्टार्ट करें। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनकी निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। एक बार फिर से पढ़ लो कि अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन? कि मुगल साम्राज्य के प्रति अभिजातों की वफादारी क्यों कमजोर पड़ गई थी? क्यों कमजोर पड़ गई थी? तो सही आंसर है अभिजातों के निजी हितों के कारण मुगल साम्राज्य के प्रति अभिजातों की वफादारी कमजोर पड़ गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों किसे कहा जाता है? जो रोमन कैथोलिक थे उन्हें कहा जाता है जेसुइट पादरियों। और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। किसने? अकबर ने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले में चर्चा शुरू की और ये चर्चा ये इबादत खाना में हुई। इमेज में देखिए, ये रहा अकबर। अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ इबादत खाना में चर्चा करते हुए। एक बार फिर से पढ़ लो। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमाओं, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की और ये चर्चा ये इबादत खाना में हुई। तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन उठने चाहिए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया और किसकी याद में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया है। देखो, ये रहा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया है अकबर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है? फतेहपुर सीकरी में स्थित यह मकबरा किसका है? सलीम चिश्ती का है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीत और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। क्या दोस्तों? अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। और दोस्तों यहाँ एक शब्द आया मतान्धता। इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे कहा जाता है मतान्धता। एक बार फिर से पढ़ लो
कि ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे कहा जाता है मतांधता। और ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। एक बार यहां से फिर से पढ़ लेते हैं कि अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। और मतांधता का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे कहा जाता है मतांधता। और ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अकबर के सुलह ए कुल विचार का अर्थ क्या होता है? अकबर के सुलह ए कुल विचार का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया सुलह ए कुल का मीनिंग होता है सर्वत्र शांति, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में शांति, यानी कि सर्वत्र शांति सुलह ए कुल का मीनिंग है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। क्या? अबुल फजल ने, ये देखिए अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो अकबर की मदद की थी अबुल फजल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना किसने स्थापित करवाया था? तो याद रखिए अकबर ने। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा जो महाभारत का एक फारसी अनुवाद है, रज़्मनामा में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, यह रज़्मनामा में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किसने की थी? अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किसने की थी? या और भी क्वेश्चन बन सकता है, मकतब खाना किसने स्थापित करवाया था? तो याद रखिए अकबर ने अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। एक और क्वेश्चन, अकबर ने अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। और ये रज़्मनामा क्या है? मैंने आपको बताया रज़्मनामा क्या है। याद रखिए महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या? रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। यहां पर देखिए रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है और यह रज़्मनामा में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। तो सही आंसर है महाभारत का फारसी अनुवाद। आगे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का कैसे अंत आया उनकी बात करें तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई।
विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। भारत देश को दोस्तों किस्से कहानियों में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो विदेशी यात्रियों ने भी हमारे भारत देश को एक ऐसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से सिर्फ 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानता ये देखने को मिलती है। एक बार फिर से पढ़ लो कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य में जो आर्थिक असमानताएं थी, बाद में यह मुगल साम्राज्य कैसे लड़खड़ाया, सत्ता का अंत कैसे आया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। सोने की चिड़िया हमारा भारत देश था, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से केवल 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। चलिए आंसर बताइए। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप, बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, बताइए कौन सा सेंटेंस जोड़ने पर यह क्वेश्चन सही बनेगा। तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप दोस्तों क्या आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी कि किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। एक बार फिर से पढ़ ले, बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी कि किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। चलिए आंसर बताइए। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें ढूंढ लेना है। चलो पढ़ो। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस, सभी मनसबदारों को उच्चतम पद प्राप्त था। मैंने आपको बताया तकरीबन 8000 मनसबदार थे, इनमें से सिर्फ 445 को ही उच्चतम पद प्राप्त था। तो यह सेंटेंस गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल एक नंबर का सेंटेंस सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। क्या किसानों और शिल्पकारों उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। क्या दोस्तों, जो धनी किसान थे वो ज्यादा लाभ उठाते थे, जो धनी शिल्पकार थे या व्यापारी या महाजन थे वो यह किसानों की दरिद्रता का लाभ उठाते थे।
मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। क्या? मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। चलिए आंसर बताइए। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से दो सेंटेंस, दोनों को ध्यान से पढ़ो और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाओ। पहला सेंटेंस, सामाजिक समानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। क्या? मुगल शासन काल में सामाजिक समानताएं साफ दिखाई पड़ती थी? यह कथन गलत है, क्योंकि सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। पहला सेंटेंस गलत। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, यह सेंटेंस सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। क्या दोस्तों? जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे और इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और इनके बारे में हम आगे दोस्तों 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ चौथे यूनिट यानी कि मुगल साम्राज्य की बात को खत्म करते हैं और 10वें अध्याय में विस्तार से इनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को खत्म करते हैं और दोस्तों जो भी यूनिट के एंड में क्वेश्चन दिए गए हैं शायद उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल एक नए टॉपिक के साथ हम वीडियो में पेश आएंगे। ओके, वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। ओके, गुड बाय।